हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरजेएस 2024 आ चुका है। 23 ऑफ जून को आरजेएस का जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है उसके एडमिट कार्ड भी अब निकल चुके हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आप लोगों के माइंड में भी आ रहा है वो ये है कि अगले जो 15 दिन बचे हुए हैं, इन 15 डेज में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, एग्जाम में टाइम अब इतना कम बचा हुआ है कि एक एक दिन जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकता है। और अभी आपके पास 15 डेज का टाइम रिमेनिंग है। तो इन 15 डेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों ने अब तक इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान आप लोगों ने बनाया होगा। आप लोगों ने बैराक्ट से प्रॉपर रिवीजन किया होगा, आप लोगों ने मेजर लॉस की पढ़ाई भी की है, आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश के ऊपर भी काम किया है और आप लोगों ने मेंस के हिसाब से भी प्रिपरेशन की होगी। लेकिन अब जो रिमेनिंग 15 डेज हैं, इन रिमेनिंग 15 डेज में आपको किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें, जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेरे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस हैं जिनको आप लोगों को फॉलो अभी करना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ मेजर लॉस की, तो मेजर लॉस को आप लोगों ने अपना मैक्सिमम टाइम दिया होगा। लेकिन अभी तक आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माइनर लॉस को कवर नहीं किया है। तो अगर आप लोगों ने अब तक क्योंकि माइनर लॉस को हमेशा हम एंड के लिए रखते हैं। और तीसरा यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लैंग्वेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेजर लॉ, माइनर लॉज एंड लैंग्वेज, तो अगर इन तीनों को हम लोग डिवाइड करके देखें तो आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं, यानी कि मैं आप में से ये मान के चलता हूं कि 80% या 90% आपने जो मेजर लॉज हैं इसको आपने कवर कर लिया है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माइनर लॉस को लास्ट के लिए बचा कर रखते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये बोलूंगा कि अब माइनर लॉस के ऊपर फोकस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि माइनर लॉस यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सिविल और क्रिमिनल माइनर लॉस को नहीं किया है तो प्लीज आप लोग माइनर लॉस के ऊपर अब नेक्स्ट जो 15 डेज हैं उनमें आपको माइनर लॉस के ऊपर फोकस करना है। फोकस करने के साथ साथ आपको लैंग्वेज को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर अभी रखना है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि जो लैंग्वेज है उसके ऊपर आपकी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी से मेरा मतलब है कि आप लैंग्वेज पे कितना टाइम दे रहे हैं, आप उसके ऊपर अभी काम कीजिए। क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं और ये आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स जब प्री के एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो लॉ पे उनकी कहीं ना कहीं कमांड होती है। बट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, जब हिंदी इंग्लिश की बात आती है तो वहां पे वो लैग कर जाते हैं। तो कहीं आप वहां लैग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है इस आने वाले एग्जाम में। तो आप लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है, आप लोगों को इसके ऊपर अब ज्यादा फोकस करना है कि लैंग्वेज में आपकी प्रॉपर कमांड हो, हिंदी और इंग्लिश। इसमें मेक श्योर कि आप लोग कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा इस बार भी होगा। बहुत सारे ऐसे लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देते हैं और लॉ में बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में उनके मार्क्स इतने ज्यादा नहीं अच्छे नहीं आ पाते और इसकी वजह से वो प्री में कट ऑफ में उनका नाम नहीं आता। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैं बहुत टाइम से इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूं, स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया है तो इसके ऊपर जोर दीजिए। क्योंकि आप एक बात देखिए कि लॉ का जो पोर्शन है उसमें से जो क्वेश्चन बनने हैं वो तो बनने ही है, लेकिन लॉ का सिलेबस कितना ज्यादा वाइड है ये आप सब लोग जानते हैं। मेजर लॉज, माइनर लॉज, कितना वाइड सिलेबस है, लेकिन यहां आपके पास लैंग्वेज में एक लिमिटेड सिलेबस है। तो आपको इस लिमिटेड सिलेबस को ही कवर करना है। अब आप में से शायद कुछ लोग ये बात बोलेंगे कि सर हिंदी का सिलेबस बड़ा है, इंग्लिश का सिलेबस बड़ा है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप उसको प्रॉपरली कर लेंगे तो वो आप इस वाले पोर्शन को यहां कवर कर सकते हैं। वो जो मार्क्स कहीं ना कहीं आप यहां लूज कर सकते हो ना, उस वाले मार्क्स को आप यहां पे कवर कर सकते हो। तो इसको आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। और अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बताऊं आप लोगों को, तो अभी आप लोगों को एक कैटेगरी में ही लैंग्वेज को रखना चाहिए। और क्योंकि आप लोगों ने मेजर लॉस के ऊपर पहले काफी टाइम दिया है, तो अब आप लोगों को माइनर लॉस को बी कैटेगरी में रखना चाहिए और जो मेजर लॉस हैं उनको अब आपको सी कैटेगरी में रखना चाहिए। अगले 15 डेज तक आपका जो प्लान है वो इस तरीके से ही होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर प्लान ऐसा क्यों बना रहे हैं आप जिसमें कि आप मेजर लॉस को सी कैटेगरी में रख रहे हो, क्योंकि
आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम मेजर लॉस को ही देते हैं। आपने अब तक अपना मैक्सिमम टाइम दिया होगा सीआरपीसी को, आईपीसी को, सीपीसी को, एविडेंस को, इनमें आपने बहुत टाइम दिया है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, रूल्स, ये सब आपने उसमें, इतना कुछ आप लोगों ने इसमें कवर किया है। लेकिन उसकी वजह से ना हम ये बात भूल जाते हैं कि माइनर लॉज में से भी कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके चक्कर में आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पॉक्सो को अवॉइड कर रहे हैं, जेजे को अवॉइड कर रहे हैं, एनआई को अवॉइड कर रहे हैं, रेंट कंट्रोल, ये जितने भी माइनर लॉज हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनके ऊपर अगर अभी तक फोकस नहीं किया है, सो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन इट। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपकी मेमोरी में फ्रेश होगा, तो मेमोरी में फ्रेश होगा तो आपको रिकॉल करना आसान होगा। आप लिमिटेशन एक्ट देखिए, आप लिमिटेशन एक्ट देखिए, एसआरए देखिए, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने कम है मेजर लॉ के कंपैरिजन में। जितना टाइम आप एक मेजर लॉ को कवर करने पे देते हैं, उतने टाइम में आप 5 माइनर लॉज को कवर कर सकते हैं। एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो उतने टाइम में आप 5 माइनर लॉज को कवर कर सकते हैं। तो आप मेजर लॉज में अभी उलझे मत रहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम एक पूरे सिलेबस का एग्जाम है। और इसलिए आप देखेंगे कि इस एग्जाम में पूरा कैटेगराइजेशन है कि सिविल लॉ भी आएगा, क्रिमिनल लॉ भी आएगा, सिविल मेजर लॉज भी आएंगे, सिविल माइनर लॉज भी आएंगे, क्रिमिनल मेजर भी आएगा, क्रिमिनल माइनर भी आएगा, और इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी आएगा। और जीतेगा वही जो पूरे सिलेबस की नॉलेज लेकर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैं देखता हूं, जिनको मैं ऑब्जर्व करता हूं कि उनके पास इस समझ की कमी होती है, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सिलेबस के एक ही पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और सिलेबस का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो अगर आप पूरे सिलेबस के ऊपर अब अगर फोकस करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि अब आपका प्लान जो है बिल्कुल शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आप मुझसे 1 महीने पहले पूछते, 2 महीने पहले पूछते, तो मैं आप लोगों को यह रिकमेंड करता कि मेजर लॉस को ए कैटेगरी में रखिए, इसको आप बी कैटेगरी में रखिए, लैंग्वेज को, या आप माइनर जो लॉज उनको बी कैटेगरी में रखिए। लेकिन अब अगले 15 दिनों में प्लान पूरी तरीके से चेंज होगा। अब अगले 15 दिनों में आपको ये वाला स्केड्यूल फॉलो नहीं करना है। ऑलराइट, इसके साथ साथ में अब वो टाइम नहीं बचा है कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है। अब आपको प्री के ऊपर फोकस करना है। आपका जो फोकस है वो प्री एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। यानी कि अब आपकी प्रिपरेशन जो है वो मेंस के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन भी कर रहे थे, लेकिन अभी आप लोगों का जो पहला जो स्टेज है वो पहला स्टेज है प्री एग्जामिनेशन। अब ये मत सोचिए, अब मेंस के बारे में अपने थॉट प्रोसेस को एक बार साइड में रख दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्री एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज आएंगे, अब आपका प्रैक्टिस का पैटर्न पूरी तरीके से ना एमसीक्यू बेस्ड होना चाहिए। तो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम उसी को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। और किसके सॉल्व करने हैं? मेजर लॉस के लिए स्पेशली मैं आपको ये बोलूंगा कि मेजर लॉस के लिए आप सॉल्व कीजिए किसको? जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास में हैं, जो आपके पास में सोर्सेज हैं, या आपके पास में पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप फोकस कीजिए। माइनर लॉज में अभी आप थ्योरी कर सकते हो, माइनर लॉज में अभी आप थ्योरी कर सकते हो, क्योंकि वो थ्योरी आपके पास इतना टाइम है कि उसके उतने टाइम में आप इसको कवर कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट माइनर लॉज? तो मैंने आपको ये बताया कि माइनर लॉ, मेजर लॉज में आपको क्या करना है, एमसीक्यू बेस्ड करने हैं। और मैंने आपको साथ में बताया कि ठीक है, मेजर आपने यहां पे देख लिया, ये किसके लिए फोकस करना है? ये फोकस करना है मेजर लॉस के लिए। और अगर मैं यहां पे बात करूं माइनर लॉस की, तो अब माइनर लॉस के लिए आपको क्या करना है? अब माइनर लॉस के लिए आप अभी थ्योरी के ऊपर फोकस कर सकते हो, लेकिन थ्योरी के ऊपर फोकस करने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि काफी स्टूडेंट्स मिस करते हैं, इस बार ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है, वो ये है कि जो भी केस लॉज है, माइनर लॉज में भी जो केस लॉज हैं, उनके आप अपने एक सेपरेट नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करके रखिए। तो ये जो आपके पास में सेपरेट नोट्स होंगे, ये जो आपके पास में सेपरेट नोट्स होंगे किसके? माइनर लॉस के। ये सेपरेट नोट्स आपको काफी हेल्प करेंगे, जिसमें कि आप केस लॉस कवर करेंगे, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि माइनर लॉज में से भी केस लॉ आने के चांसेस हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। तो अभी आपको थ्योरी कैसे कवर करनी है ये आपको समझ में आ गया। थ्योरी अभी आप माइनर लॉस के लिए कर सकते हैं। मेजर लॉस के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यहां पे आपको बनाना चाहिए, यहां पे यू शुड मेक
ए लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिनमें आपको डाउट है, लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिनमें आपको डाउट है, आपको उसकी एक प्रॉपरली लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी चाहिए। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि ये जो डाउट वाली लिस्ट होगी इसमें आप कोई भी 50-100 टॉपिक्स जो है वो लिख दीजिए। ये टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। इट कुड बी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, सेक्शंस नहीं आते हैं, उनको आप लिख दीजिए। और वो टॉपिक 100 टॉपिक हो सकते हैं, इट कुड बी 150, 200, जितने भी टॉपिक्स हैं। अब उन टॉपिक्स को अगले 15 दिनों में एवरेज से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एवरेज से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। और एवरेज डिस्ट्रीब्यूट करके आप एक दिन में कोई भी 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, उनको आप फिर अच्छे से रीड कर लीजिए, या उनमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सीपीसी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि YouTube पे मेरे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो सीपीसी के लिए मेरे जो डेली रिवीजन लेक्चर्स होते हैं लाइव हमारे उत्कर्ष लॉ क्लासेस के चैनल पे, वो आप देख सकते हो। तो कुछ 4-5 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ और भी सेशंस होंगे, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी जो हमारे वन शॉट जो रिवीजन सेशंस होंगे, आप लोग उन वन शॉट रिवीजन सेशंस को देखकर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप हमारे साथ रिवाइज कर सकते हो, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और एडवाइस करना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन बचे हुए 15 जो आपके पास में जो समय बचा हुआ है, इन बचे हुए 15-16 जो भी दिन आपके पास में बचे हुए हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि कैसे आप अगले 15 दिनों में 30 दिन का काम कर सकें। ये आपकी सबसे बड़ी एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी कि आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे डबल कर सकते हो, इसके बारे में कुछ प्लान बनाइए। अगर आप, लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहूंगा कि अपना प्लीज जो आपका स्लीप स्केड्यूल है उससे आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप जितनी देर सोते हैं उतनी देर की नींद लीजिए। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अपनी नींद में अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा और आपकी मेमोरी के लिए भी वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें अभी याद करने के फेज में हैं। और क्योंकि मैं बात कर रहा हूं याद करने की, तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो डॉक्टर्स भी देते हैं कि कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी को पूरा हाइड्रेटेड रखिए। कोशिश कीजिए कि अभी अगले 15 दिन जब तक आपके एग्जाम है, दिन में एटलीस्ट 2-2.5 लीटर पानी जो है वो बिल्कुल पीजिए। वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो इसमें ये बड़ा ध्यान रखिए कि आप अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखें। वाटर इनटेक जो है वो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी कम ना हो। पॉजिटिव रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, और ये सोचिए कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम का मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बिल्कुल यहां पे रिमाइंड करवाना चाहता हूं, प्लीज कुछ भी स्किप करके मत जाइएगा। अगर आप कुछ भी स्किप करके जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को सेटबैक लगेगा। अगर आपने किसी एक माइनर एक्ट को आपने एक बार रीड भी कर लिया तो भी आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, मुझे इस एक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया है। तो इसलिए किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। और ये सोचिए कि आप आने वाले 15 दिनों में कितने ज्यादा एमसीक्यू कर सकते हो। लेकिन एमसीक्यू करने का भी एक इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया कि अगर आप एमसीक्यू भी कर रहे हैं तो ये नहीं सिर्फ आईपीसी के कर रहे हैं या आपको सीआरपीसी आता है इसलिए मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सीआरपीसी करने हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। मेजर लॉस के एमसीक्यूज करने हैं, अभी मैक्सिमम करने हैं, लेकिन इस बात को भी इंश्योर करना है कि आपका टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिससे कि हर सब्जेक्ट आप कवर कर पाए। और जिन एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिनमें इनकरेक्ट आंसर्स हो रहे हैं, उनको एक बार फिर से बेराक्ट में रेफर कीजिए, बेराक्ट में रेफर कीजिए। अभी वो टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप बेराक्ट खोल के पूरे एक्ट को, बड़े बड़े मेजर लॉस की मैं बात कर रहा हूं, रिवाइज करने का समय अब नहीं रहा है। हाँ, अगर आपके कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे आप जरूर रिवाइज कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट को भी आप रिवाइज करना चाहें। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल यहां पे स्ट्रैटेजी देने की कोशिश कर रहा हूं, एक ओवरऑल मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। और आप सब लोग जानते हैं गीता में लिखा हुआ है कि देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल जो है वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। और जिस दिन आप लोग तैयार होंगे ना, उस दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अगर आप लोग इस एग्जाम से पहले तैयार होंगे, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो अपने सिलेक्शन के लिए भी आप बेफिक्र रहिए। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है बस अपने एफर्ट्स को बढ़ाना, अपने आप को और एफिशिएंट बनाना, अपनी स्किल पर इस तरीके से काम करना कि जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो हमें भरोसा हो, हमें भरोसा हो कि हाँ, ये एग्जाम हम आराम से क्लियर कर लेंगे। तो आपको उस भरोसे पे काम करना है। और ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि जैसे जैसे हमारा हार्डवर्क बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टेंशन और हमारा स्ट्रेस जो है वो अपने आप कम होने लगता है। तो जो लोग हार्डवर्क नहीं करते ना, उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है।
है ना। लेकिन जो हार्डवर्क करते हैं उनका स्ट्रेस अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। जो हार्डवर्क नहीं करेगा उसको टेंशन होगी, लेकिन जो हार्डवर्क करेगा वो अपनी मेहनत से अपने स्ट्रेस को कम कर लेगा। और हमारे हाथ में अल्टीमेटली यही है। तो इसी के ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल एकदम। एक कहते हैं ना कि एकदम आपको अब वॉर जोन टाइप जो है ना वो अपना इन्वायरमेंट जो है बनाना है। लेकिन वॉर जोन से मेरा ये मतलब है आपके अंदर पूरी तरीके से शांति हो। जितनी शांति एक मॉन्क के अंदर होती है ना, एक साधु जितना शांत होता है, राइट, एक मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जितना शांत होता है, अपने दिमाग को उतना ही शांत रख के आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। और एक बात आप सब लोगों से लास्ट में कहना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो वो नर्वसनेस पूरी तरीके से ठीक है, दैट इज फाइन, उसमें कोई परेशानी नहीं है, नर्वसनेस होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अपनी तैयारी, उस नर्वसनेस का इंपैक्ट जो है वो अपनी प्रिपरेशन पे मत आने दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे हाथ में है वही हमें करना है। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।